आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जदयू ने 57 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। 6 मंत्रियों के साथ साथ 4 महिलाओं को भी दिया टिकट। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से दाखिल किया नामांकन। बिहार में बड़े बड़े दावे करने वाले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर नहीं थम रही रार। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर से भरा पर्चा। वहीं जन सुराज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर का चुनाव लड़ने से इंकार। मोदी सरकार का रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अंतर्राष्ट्रीय रेल उपकरण प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, केंद्र रेलवे के आधुनिकीकरण में हर साल 2,56,000 करोड़ का कर रहा है निवेश। दिवाली से पहले सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों की दी सशर्त अनुमति। 18 से 21 अक्टूबर तक सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे फोड़ने का दिया समय। और नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 50 लाख इनामी सहित 27 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। मुख्यधारा में लौटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का जताया आभार। और अब खबरें विस्तार से। जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। इनमें मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वर हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी के बेटे के चुनाव लड़ने की सूचना थी, लेकिन पार्टी ने फिर से मंत्री विजय चौधरी को ही उतारा है। 2020 में सबसे कम 12 वोटों से चुनाव जीते कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को फिर से हिलसा से टिकट दिया गया है। मंत्री महेश्वर हजारी के टिकट कटने की सूचना मीडिया में चल रही थी, लेकिन पार्टी ने फिर से उन पर ही भरोसा जताया है। कल्याणपुर से टिकट दिया गया है उन्हें। मंत्री रत्नेश सादा को भी सोनबरसा से टिकट मिल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2020 के चुनाव में जदयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इनमें से उसे 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने लखीसराय से अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। नामांकन के समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उनके साथ मौजूद रहीं। लखीसराय में पहले चरण में 6 नवंबर को मतदान होना है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी के अपने पुराने फैसले में बदलाव करते हुए ग्रीन क्रैकर्स को सशर्त अनुमति दे दी है। सीजेआई बीआर गवई की बेंच ने कहा कि दिवाली और दिवाली से एक दिन पहले सुबह 6 से 7 तथा रात 8 से 10 के बीच ग्रीन क्रैकर्स चलाए जा सकते हैं। नीरी और पेसो एजेंसी द्वारा अधिकृत ग्रीन पटाखे और लाइसेंस धारक ही कुछ निश्चित स्थानों पर ग्रीन पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। ग्रीन पटाखों की बिक्री 18 से 20 अक्टूबर तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच दल गठित कर ये सुनिश्चित करे कि ग्रीन पटाखों की आड़ में प्रतिबंधित पटाखे ना बेचे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं। कोर्ट ने सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा है कि वो 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को भी कोर्ट को सौंपे। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि पूर्ण प्रतिबंध के बाद गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंधित पटाखे को गैर कानूनी तरीके से दिल्ली एनसीआर में बेचा जा रहा था, जिससे ग्रीन पटाखों की तुलना में अधिक नुकसान होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ पाबंदियों के साथ ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति दे दी है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इसकी निगरानी करेगा और इस दौरान दिल्ली एनसीआर का AQI भी लगातार मॉनिटर किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली और एनसीआर के अंदर
कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ पटाखे चलाने की इजाजत दी है। दिल्ली के अंदर पटाखे 18 तारीख से 20 तारीख तक चलाए जा सकेंगे। 18 अक्टूबर के शाम को 8 बजे से लेके 10 बजे तक, 19 अक्टूबर को 8 बजे से लेके 10 बजे तक और 20 अक्टूबर को भी 8 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, ये 3 दिन तक पटाखे चलाने की इजाजत दी है। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा ने पुराने पेट्रोल डीजल के वाहनों को चलाने पर लगे प्रतिबंध को लेकर पूर्व की केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ये केजरीवाल सरकार की साजिश थी जिससे कार बेचने वाली कंपनियों को फायदा और आम लोगों को नुकसान हो रहा था। दिल्ली के अंदर पहले 10 साल की डीजल की गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल की गाड़ियां भी बैन थी। जब हमने मानयोग सुप्रीम कोर्ट के पास तथ्यों के साथ सारी जानकारी दी, ये केवल और केवल कार मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देने के लिए पुरानी सरकारों ने यह धंधा चलाया था और कितनी कबाड़ की गाड़ियां कहां उठ गई उनके आंकड़े नहीं है किसी के पास। दिल्ली के अंदर कोई ऑर्गेनाइज्ड जो स्क्रैपिंग यूनिट लगाने थे लगे ही नहीं। इसके बावजूद दिल्ली की लाखों गाड़ियां गायब हो गई। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक स्कैंडल था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल और 15 साल की गाड़ी चलाने की इजाजत दी। और ग्रीन पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने भी स्वागत किया है। सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि आपने दिल्ली में अच्छी सरकार चुनी और ये हमारी सरकार के प्रयास सफल हुए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इस बार दिल्ली को बिना पटाखों के दिवाली नहीं मनाने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे प्रयासों को सराहा है। मैं उनके सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा फैसला दिल्ली के लोगों के लिए आया है। अब बिना किसी टेंशन के, बिना किसी चिंता के सभी हम जो है ग्रीन पटाखे जलाएंगे और अपनी दिवाली को और भी सुंदर मनाएंगे। आभार और अभिनंदन दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी का कि उन्होंने दिल्ली की जनता की आवाज को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा। ये काम पिछली सरकार भी कर सकती थी। आज ये साबित हो गया कि केजरीवाल सरकार जानबूझकर हिंदुओं के त्योहारों पर बैन लगाने का पाप करती थी। पहली बार सरकार बदली है और सरकार बदलते ही दिवाली पर बैन लगना बंद हो गया है। ग्रीन क्रैकर वाली दिवाली वैसी ही दिवाली जैसी परंपरागत तरीके से हमेशा मनाते थे, जैसी पूरा देश मनाता है, जैसी पूरी दुनिया मनाती है, वैसी ही दिवाली मनाने का अधिकार इस बार दिल्ली वालों को भी मिला है। स्वागत योग्य निर्णय है उच्चतम न्यायालय का और मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस 3 दिवसीय आयोजन में 15 देशों के रेल उपकरण निर्माता और देश की प्रमुख कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य भारतीय रेलवे को आधुनिक, हरित और तकनीक आधारित दिशा में आगे बढ़ाना है। यहां प्रदर्शित नवाचार न केवल रेलवे क्षेत्र के भविष्य की झलक दिखा रहे हैं, बल्कि विकसित भारत के संकल्प को भी साकार करने की दिशा में अहम कदम साबित हो रहे हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय रेल के सहयोग से आयोजित इंटरनेशनल रेलवे इक्विपमेंट एग्जीबिशन में आधुनिक तकनीक, स्मार्ट मोबिलिटी और हरित समाधान पर विशेष फोकस किया गया है। इस मंच पर उद्योग जगत, एमएसएमईज और सरकारी एजेंसियां एक साथ मिलकर रेलवे के भविष्य की दिशा तय कर रही हैं। It's a very important exhibition. All the equipment manufacturers are present here from about 15 countries and large number of MSMEs are present here. This is the time when we must reimagine the way our quality of our equipments, the new technologies that we need for changing, for modernizing railways, all those points that we have discussed today in the exhibition. प्रदर्शनी में रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, उद्योग विशेषज्ञों और एमएसएमई उद्यमियों की व्यापक भागीदारी दिखी। रेलवे अब अपने डिब्बों, स्टेशनों और संचार व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर रहा है। आने वाले वर्षों में रेलवे नेटवर्क के विस्तार और विद्युतीकरण पर भी विशेष बल रहेगा। 3 दिवसीय ये प्रदर्शनी उद्योग और सरकार के साझे प्रयासों का प्रतीक है। इसका मकसद भारतीय रेल को वैश्विक मानकों पर अग्रणी बनाना और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है। IREE 2025 से न सिर्फ रेलवे के आधुनिकीकरण को नई रफ्तार मिलेगी, बल्कि भारत को वैश्विक रेल नवाचार का केंद्र बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम साबित होगा।
रेलवे के क्षेत्र में जो भी अनुसंधान रिसेंट पास्ट में हुए हैं और भविष्य में रेलवे कैसा शेप लेगा, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए CII द्वारा यह एग्जीबिशन लगाया गया है। रेलवे की नई तकनीक और भविष्य की तैयारियों की झलक IREE 2025 में साफ तौर पर दिख रही है और ये कहना गलत नहीं होगा कि विकसित भारत के संकल्प में भारतीय रेलवे अपनी मजबूत भूमिका अदा कर रहा है, जिसकी झलक दिल्ली के प्रगति मैदान में दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन सुमित नोडियाल के साथ निशांत राय, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें DD न्यूज। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि दुर्गापुर सामूहिक दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार सभी 5 आरोपियों के तृणमूल कांग्रेस से संबंध हैं। ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में व्याप्त दुष्कर्म संस्कृति की परंपरा को जारी रखते हुए राज्य ने एक बार फिर दुर्गापुर में मानवता पर शारीरिक दुराचार की जीत का एक भयावह दृश्य देखा है। 5 मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन तह तक जाएं तो कहानी वही है। हर आरोपी मेडिकल कॉलेज के पास बिजरा गांव के स्थानीय तृणमूल नेताओं से गहराई से जुड़ा है। उनमें से शेख नसीरुद्दीन और शेख सफीकुल पार्टी के वफादारों के रूप में उभरे हैं और आरोपियों को राजनीतिक संरक्षण मिला है। आरजी कर हत्याकांड से लेकर कस्बा त्रासदी तक, संदेश खली हत्याकांड से लेकर दुर्गापुर की बर्बरता तक, इन जघन्य अपराधों का क्रम एक जैसा ही है। दुष्कर्म और बेलगाम हिंसा की हर घटना के पीछे एक ऐसे तृणमूल नेता का साया छिपा है जो बेकाबू सत्ता का इस्तेमाल करता है, बेखौफ होकर नशे में चूर है और मानता है कि न्याय सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आरक्षित एक विशेषाधिकार है। ये दुस्साहस इस पूर्ण विश्वास से उपजा है कि ममता बनर्जी उन्हें बचाएंगी। उनकी चुनिंदा नैतिकता और चुप्पी बंगाल के दरिंदों के लिए कवच बन गई है। उनके शासन ने बंगाल को अराजकता का गढ़ बना दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक के कोप्पल जिले के मिथागल गांव में कृषि प्रसंस्करण हेतु कृषक प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया। इसके बाद कृषक उत्पादक संगठन यानी FPOs और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का भी उन्होंने जायजा लिया। इस पहल का उद्देश्य फल आधारित उद्यमों के लिए एक स्थायी बाजार संचालित पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, किसानों को सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को मजबूत बनाना है। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों और किसानों को FPOs के माध्यम से प्रशिक्षित करना, ताकि कोप्पल जिले की प्रमुख फसलों के मूल्यवर्धन को बढ़ाया जा सके। केंद्रीय वित्त मंत्री ने किसान प्रशिक्षण सह सामान्य सुविधा केंद्र के उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। निर्मला सीतारमण ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों के हित को ध्यान में रखकर GST में कटौती की गई है। किसानों से जुड़े जो भी उपकरण हैं, उन सभी में GST के दाम कम हुए हैं। नवरात्रि के पहले से ही हमने उसको पालन किया, इसीलिए बहुत सारे आइटम्स के ऊपर टैक्स कटौती हुई, कम हुई। किसानों के उपयोग वाले वस्तुओं के ऊपर भी टैक्स कम हुआ है। सोलर पावर्ड इक्विपमेंट या आपके ट्रैक्टर, टिलर, एग्रीकल्चरल मशीनरी, पूरे के पूरे जितने भी किसान अन्नदाता उपयोग करते हैं, उन सब में GST का कम रेट हो गया है, 5% या कभी कंप्लीट वेवर भी हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने GST की दरों में कटौती की है, जिसका फायदा आम जनता तक पहुंच रहा है। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। सीमेंट से लेकर मार्बल और वुडन फ्लोरिंग तक कई निर्माण सामग्रियों पर टैक्स दरें घटाई गई हैं।
ओमैक्स लिमिटेड के वित्त एवं लेखा विभाग के अध्यक्ष मनोज कुमार दुआ ने इस कदम के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद किया। जीएसटी के अंदर जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने टैक्स के रेट कम किए हैं, इसका पूरा भरपूर बेनिफिट पूरी आम जनता को मिल रहा है। रियल एस्टेट के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो रियल एस्टेट में भी काफी बेनिफिट दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। जैसे कि सीमेंट के रेट जो है पहले 28% थे, उसको कम करके 18% कर दिया गया है। उसकी वजह से हर सीमेंट कंपनी ने कम से कम 30 से 40 रुपए का अमाउंट कम कर दिया है, जिसका सीधा बेनिफिट जो है आम जनता को मिलेगा ताकि उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सके। इसी तरीके से जो बाकी के रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के इनपुट्स हैं, जैसे ग्रेनाइट, मार्बल, वुडन फ्लोरिंग और अपने बैम्बू फ्लोरिंग्स, इन सब के रेट भी 12% से 5% कर दिए गए हैं। इसका भी सीधा बेनिफिट जो है हमारी आम जनता को मिलेगा और इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमारी बहुत कम हो जाएगी। भाजपा ने झारखंड की हेमंत सरकार पर जोरदार हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता तुहिन सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि झारखंड में डिस्ट्रिक्ट ट्रस्ट मिनरल स्कैम हुआ है जो लगभग 2000 करोड़ का है। हेमंत सरकार आदिवासियों को लगातार लूटने का प्लान बना रही है और हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। आज एक इतना बड़ा स्कैम है जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है। यह है झारखंड का डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट स्कैम, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग 2000 करोड़ रुपए का यह स्कैम है। और एक बार फिर हेमंत सोरेन की जो सरकार है, सीधे सीधे आदिवासी क्षेत्र को बदहाली की ओर ले जाने का और आदिवासियों को विशेष तौर पे जो है लूटने का प्रयास कर रही थी इसके जरिए। जीएसटी परिषद ने होटल आवास पर टैक्स दरों को आसान बनाया है, जिससे अब यात्रा करना और होटल में ठहरना सस्ता हो गया है। रेडिसन होटल ग्रुप के साउथ एशिया के मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल शर्मा ने कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म का फायदा देश में आम लोगों को मिल रहा है। उनका कहना है कि इससे भारत पर्यटन स्थल के रूप में और मजबूत होगा। We appreciate the GST's Council progressive step in rationalizing tax rates for hotel accommodation. This is a timely and welcome reform that will not only make quality stays more accessible to the largest segment of Indian travelers, which is the growing middle class travelers, but also strengthen the country's position as a high potential tourism hub. By reducing the burden on mid-scale and upper mid-scale hotels, the government has paved the way for stronger domestic travel, weekend leisure breaks, and business mobility, which are critical drivers for India's hospitality growth. This move reflects a deep understanding of industry dynamics and traveler aspirations, and we are confident it will accelerate the growth across key hospitality segments while reinforcing India's mission of becoming one of the world's leading travel destinations. छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर कुल 27 सक्रिय माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सुकमा में आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 10 महिलाएं और 17 पुरुष शामिल हैं। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 और नियत नेल्ला नार योजना से प्रेरित होकर माओवादी समाज की मुख्यधारा में लौटे हैं। पुलिस के मुताबिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगातार नए सुरक्षा कैंप्स की स्थापना, अमानवीय और भेदभावपूर्ण विचारधारा से मोह भंग तथा स्थानीय आदिवासियों पर अत्याचार से तंग आकर उन्होंने ये कदम उठाया। इस आत्मसमर्पण अभियान में जिला बल, डीआरजी, सुकमा पुलिस, इंटेरोगेशन सेल, सूचना शाखा, एसटीएफ, सीआरपीएफ और कोबरा 2003 वाहिनी की विशेष भूमिका रही। राज्य शासन की नीति के तहत सभी आत्मसमर्पित माओवादियों को 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश की करोड़ों माताओं और बहनों को दीपावली का तोहफा देते हुए 2 मुफ्त एलपीजी रीफिल सिलेंडर्स आवंटित किए। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की 1,86,00,000 महिलाओं को मिलेगा। साल 2025-26 में योजना को लागू करने के लिए योगी सरकार की ओर से 1500 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान है। राशि का 2 चरणों में वितरण होगा। पहला चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर तक और दूसरा चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो पैसे इस योजना से बचेंगे
उससे लोग दिवाली के त्योहार को और बेहतर तरीके से मना पाएंगे। अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। इससे जो पैसे की बचत होगी, इससे आप अपने घर में बच्चों के लिए कुछ अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। परिवार के लोगों के उत्साह को, आने वाले अतिथियों के उत्साह को और उमंगपूर्ण बना सकते हैं और इसलिए राज्य सरकार उन सभी परिवारों के प्रति होली की और दीपावली की बधाई स्वरूप ये रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। और एक दुखद सड़क हादसे की खबर। मंगलवार को जैसलमेर से जोधपुर जा रही सवारियों से भरी निजी बस में आग लगने से 20 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें से 19 यात्रियों की बस में ही जलकर मौत हो गई। आग के कारण काफी लोग झुलस गए। आपको बता दें कि जैसलमेर जा रही बस में 37 लोग सवार थे। पूरे मामले पर जोधपुर के डीएम गौरव अग्रवाल ने बताया कि हादसे की जांच जारी है। यहाँ पर टोटल 16 घायल आए थे और टोटल 19 बॉडीज यहाँ पर आई थी। तो बॉडीज का सैंपलिंग तो ऑलरेडी हो चुका था। यहाँ पर अब क्या है, उनके डीएनए आइडेंटिफिकेशन के लिए पर डिसीज के 2 ब्लड रिलेटिव जो होते हैं उनके सैंपल यहाँ पर होने हैं। तो जो जैसे जैसलमेर के हम लोगों ने कल प्रेस नोट रिलीज किया था, जैसलमेर वाले जैसलमेर में भी सैंपल दे सकते हैं। यहाँ वालों के लिए महात्मा गांधी हॉस्पिटल में कॉटेज संख्या 4 और 5 के अंदर सैंपलिंग की व्यवस्था की है। अब तक 9 लोगों ने अपने सैंपल दिए। और इस मामले पर सीएमएचओ डॉक्टर राजेंद्र पालीवाल ने कहा कि आज देर शाम तक मृतकों की पहचान होने की संभावना है और कल तक मृतकों के शव परिजनों को दिए जा सकते हैं। बहुत ही दुखदायी घटना है। 19 लोगों की जो इस आतंकता में मृत्यु हुई है और हम लोगों ने यहाँ पे फिर रात में ही उन लोगों के जो सैंपल लिए थे वो सैंपल रात में ही तैयार करके FSL लैब में भिजवा दिए हैं। और यहाँ पे जो उनके परिजन आए थे उनमें 9 लोगों के परिजन थे और 10 लोगों के सैंपल लिए। एक के 2 परिजन आए थे, दोनों के लिए, बाकी के एक परिजन आए, उनका एक सैंपल लेकर के उनको भी हमने FSL लैब भिजवा दिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने 29वें रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के विजेता टीमों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। रामजस फाउंडेशन द्वारा आयोजित बास्केटबॉल लीग में दिल्ली एनसीआर के 103 स्कूलों के करीब 1000 से अधिक छात्रों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। स्कूल ने बाजी मारते हुए पहला स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता के समापन समारोह के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ये प्रतियोगिता स्कूली स्तर पर खेलों में बढ़ रही भागीदारी को दर्शाती है, जो 2047 के विकसित भारत के सपनों को बल देगी। हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें 2036 में देश में ओलंपिक होस्ट करना है और 2047 में हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। और उसके साथ देश को लक्ष्य भी दिया है कि 2036 में हमें मेडल टैली में देश को दुनिया में 1 से 10 क्रम में ले जाना है। और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब हमें मेडल टैली में दुनिया में 1 से 5 क्रम में आना है। रामजस बास्केटबॉल चैंपियंस लीग 2025 के सफल आयोजन पर रामजस स्कूल की प्रधानाचार्य ऋचा शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिश छात्रों में फिटनेस और उनके बीच खेल की भावना को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री का एक विजन था कि हमारा फिट इंडिया होना चाहिए और हमारे बच्चे जो है वो आगे जाकर के ओलंपिक्स तक पहुंचे। उसके लिए एक ही चीज़ हो सकती है, कैच देम यंग। जब आप बच्चों को नीचे से शुरुआत करेंगे तब वो आगे जाकर के वो जो है वो तैयार हो जाएंगे ओलंपिक्स पे। हमारा ये संकल्प है कि खाली पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई और खेल दोनों, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्किल डेवलपमेंट, रेजिलियंस, टीम वर्क, कंपैशन, पार्टिसिपेशन, ये हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यही हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं और यही हम यहाँ इस प्रांगण में दिखा रहे हैं इस खेल के जरिए।